स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में ज़्यादातर ट्रेडर्स क्विक गेन्स एक्सपेक्ट करते हैं एंड इसमें सबसे पॉपुलर मेथड बन चुका है ऑप्शंस ट्रेडिंग। बट क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम उन प्रोफेशनल ट्रेडर्स के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं जो हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली इक्विप्ड होते हैं। एंड उनके अगेंस्ट अगर हमें प्रॉफिट बनाना है तो हमें भी फिर उस लेवल का नॉलेज गेन करना पड़ेगा एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। तब जाके इस मार्केट से हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड इसके लिए हमें ऑप्शंस हेजिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस हेजिंग से हम कितना भी कैपिटल मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए हम हमारे इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड कर सकते हैं। एंड इसीलिए मैंने एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग का एक कोर्स बनाया है जिसमें आपको ऑप्शंस का पूरा नॉलेज मिलेगा एंड ट्रेड करने का सही तरीका बताया जाएगा। इसमें आप बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सीख सकते हैं। सो भले ही आप ऑप्शंस में बिगिनर है या इंटरमीडिएट ट्रेडर है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करने का सही तरीका सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम ऑप्शन बेसिक्स के ये सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बट एडवांस पार्ट के लिए आप फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। फुल कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो ये वीडियो देखने के बाद उस लिंक पे क्लिक करके आप फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं एंड ये सभी एडवांस टॉपिक्स सीख सकते हैं। जानते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है, बट ये जानने से पहले और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं। जानते हैं कि इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। हम सब जानते हैं कि इक्विटी मार्केट एक मदर मार्केट होता है जहां शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है। इस मार्केट को सेल्फ ड्रिवन मार्केट कहा जाता है क्योंकि यहाँ डायरेक्टली शेयर्स का लेन देन होता है। पैसे के बदले में हमें शेयर्स मिलते हैं या फिर हम अगर शेयर बेचते हैं तो उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। तो ये मेन मार्केट है इक्विटी मार्केट। इसके अलावा और एक मार्केट है जिसे कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट, और जैसे इसका नाम है, ये मार्केट डिराइव्ड किया है फ्रॉम इक्विटी मार्केट। मतलब डेरिवेटिव मार्केट सेल्फ ड्रिवन नहीं है। डेरिवेटिव मार्केट में जो भी मूवमेंट होता है वो होता है इक्विटी मार्केट के बेसिस पे, इसलिए इसे डेरिवेटिव मार्केट कहा जाता है। दूसरा मेन डिफरेंस, इक्विटी मार्केट में शेयर्स का लेन देन होता है, डेरिवेटिव मार्केट में डायरेक्टली शेयर्स का लेन देन नहीं होता। इसके अलावा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बायर एंड सेलर के बीच में डेरिवेटिव मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इक्विटी मार्केट में बायर एंड सेलर के बीच में शेयर्स का लेन देन होता है। ये मेन फर्क है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स किस टाइप के होते हैं वही आगे हम देखने वाले हैं। इसमें फिर दो बेसिक कैटेगरीज है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये वाले वीडियो में हम जानेंगे कि ऑप्शंस क्या होता है। फ्यूचर और भी ज़्यादा सिंपल है, तो जैसे हम ऑप्शंस समझेंगे फ्यूचर हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है या कैसे काम करता है। मान लो कि दो लोग हैं, मिस्टर बी एंड मिस्टर एस। मिस्टर बी एंड मिस्टर एस को रिलायंस में ट्रेड करना है। मिस्टर बी का रिलायंस पे व्यू है बुलिश, उनको लगता है कि रिलायंस ऊपर की तरफ जाएगा। बट ऑन अदर हैंड मिस्टर एस का व्यू रिलायंस पे बियरिश है, उनको लगता है कि रिलायंस नीचे जाएगा। क्योंकि मिस्टर बी का व्यू बुलिश है, वो सोचते हैं कि मैं रिलायंस की 1000 क्वांटिटी खरीदी करता हूँ। बट उसी समय उनके मन में एक डर है, क्योंकि 1000 क्वांटिटी बाय करने के लिए उन्हें लगभग 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से रिलायंस 10% भी गिरता है तो उन्हें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मिस्टर बी रिलायंस पे बुलिश होने के बाद भी बाय करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऑन अदर हैंड मिस्टर एस का व्यू रिलायंस पे बियरिश है, उनको लगता है कि रिलायंस नीचे गिरेगा और उनकी इच्छा है कि रिलायंस में सेल कर दो। बट कैश मार्केट में वो शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। मतलब रिलायंस गिरता भी है तो भी मिस्टर एस को कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो ये दोनों का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर मिस्टर बी एंड मिस्टर एस एक डील करते हैं। अब ये डील क्या है वो हम आगे जानेंगे। रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है 1100 पे, बट डील की प्राइस ये लोग डिसाइड करते हैं 1120, और डील की जो क्वांटिटी होगी वो होगी 1000 क्वांटिटी। एंड तीसरी चीज, डील का जो पीरियड होगा वो होगा 1 मंथ का। तो ये डिटेल्स के साथ मिस्टर बी एंड मिस्टर एस के बीच में एक डील होती है। अब इस डील का एक प्रीमियम वो लोग डिसाइड करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ 25 रुपीज़ का प्रीमियम कंसिडर करते हैं, 25 रुपीज़ पर शेयर। बट यहाँ शेयर्स कितने हैं, मतलब क्वांटिटी कितनी है शेयर्स की, 1000 क्वांटिटी है। तो टोटल प्रीमियम कितना होगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 25, दैट इज 25,000, ये टोटल प्रीमियम का अमाउंट होगा। तो इस डील के थ्रू मिस्टर बी मिस्टर एस को ये 25,000 पे करेंगे। अब ये पे क्यों करेंगे, इसका रीजन आगे बताता हूँ। ये पे करने के बाद आगे दो कंडीशंस है। सो एज ए डी पार्ट ऑफ डील मिस्टर बी ने मिस्टर एस को 25,000 पे तो किया है, बट आगे के दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। मतलब आगे क्या होगा, एक महीने बाद क्या होगा, वो अब ये दो कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होगा। तो इसमें कंडीशन 1 ये है कि अगर एक महीने के बाद रिलायंस का प्राइस, मतलब रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस 1120 के नीचे होता है, मतलब रिलायंस का क्लोज 1120 के नीचे होता है, तो देन मिस्टर बी विल नॉट गेट एनीथिंग, मिस्टर बी को कुछ नहीं मिलेगा, ये डील मिस्टर बी हार जाएंगे एंड पूरा का पूरा प्रीमियम मिस्टर एस अपने पास रखेंगे। ये है कंडीशन नंबर 1, जिसमें रिलायंस का प्राइस अगर जो इनकी डील की प्राइस है 1120, इसके नीचे क्लोज होता है एक महीने के बाद। तो दूसरी कंडीशन, अगर एक महीने के बाद रिलायंस का प्राइस 1120 के ऊपर क्लोज होता है, तो जितने पॉइंट से प्राइस 1120 के ऊपर है उतने पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल डील क्वांटिटी, उतनी अमाउंट मिस्टर एस मिस्टर बी को पे करेंगे। ये कैलकुलेशन हम एग्जाम्पल के साथ, मतलब कैलकुलेशन करके समझते हैं, डोंट वरी। बट यहाँ कंडीशन समझिए, कंडीशन बेसिकली दो टाइप की है कि रिलायंस का क्लोज एक महीने बाद कहाँ हो रहा है, 1120 के नीचे हो रहा है या ऊपर हो रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन जीतने वाला है। तो यहाँ फायदा इनको क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 25,000 है इनिशियली। जो पहले केस में अगर मिस्टर बी को रिलायंस को बाय करना है तो 11 लाख रुपए लग रहे थे, उसके अलावा यहाँ सिर्फ 25,000 पे करके एक डील बन रही है। अब ये डील की जो दो कंडीशंस है, ये दोनों सिनारियोज हम अलग अलग देखते हैं। सिनारियो नंबर 1, अगर एक महीने के बाद रिलायंस 1115 पे क्लोज होता है, तो एज पर कंडीशन 1 मिस्टर एस जीतेंगे एंड मिस्टर बी हार जाएंगे, और डील का जो प्रीमियम था 25,000 का, वो प्रीमियम पूरा मिस्टर एस को मिल जाएगा। सो एट द एंड क्या हुआ, मिस्टर बी को 25,000 का लॉस हुआ और मिस्टर एस को 25,000 का प्रॉफिट हुआ। जो कंडीशन 1 था, ये एक सिनारियो है। ये सिनारियो के हिसाब से मिस्टर एस जीत गए। अब दूसरा सिनारियो देखते हैं जिसमें अगर रिलायंस का क्लोज एक महीने के बाद 1120 के ऊपर होता है तो क्या होने वाला है। तो सिनारियो नंबर 2 है, इसमें मान लो कि रिलायंस का क्लोज एक महीने के बाद 1165 पे हो जाता है, मतलब 1120 के ऊपर है। तो इसमें कौन जीतने वाला है, मिस्टर बी, क्योंकि रिलायंस ऊपर गया है, रिलायंस बढ़ चुका है। अब इसमें मिस्टर बी को कितना प्रॉफिट होगा वो देखते हैं। तो एज पर कंडीशन 1120 के ऊपर जितने पॉइंट से रिलायंस क्लोज हुआ है, तो यहाँ 1165 पे हुआ है माइनस 1120, तो 45 पॉइंट से रिलायंस ऊपर गया है। तो ये 45 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, मतलब कितना हुआ 45,000। इतना अमाउंट मिस्टर एस बी को पे करेंगे। बट ये 45,000 का टोटल इनका लॉस नहीं हुआ, क्योंकि उनको ऑलरेडी 25,000 इनिशियली मिला था एज अ पार्ट ऑफ डील। तो ये इससे माइनस होगा, तो नेट उनको पे करना है जो प्रीवियसली 25,000 लिया था वो, और एडिशनली 20,000 उनको एक्स्ट्रा पे करना है। तो मिस्टर बी को एक्स्ट्रा के 20,000 मिल गए, जो इनिशियल 25,000 है वो तो मिल गए, बट एक्स्ट्रा के 20,000 मिल गए। तो एट द एंड मिस्टर बी को 20,000 का प्रॉफिट हुआ और मिस्टर एस को 20,000 का नुकसान हुआ। तो इस हिसाब से एक महीने के बाद रिलायंस नीचे जाता है या ऊपर जाता है, इसके हिसाब से मिस्टर बी एंड मिस्टर एस दोनों अपने अपने व्यू अगर सही आए तो जीत सकते हैं। तो इसी को ही कहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। इनिशियली जो 10 लाख 11 लाख का इन्वेस्टमेंट लग रहा था, उसके अलावा इन्होंने सिर्फ 25,000 का इन्वेस्टमेंट डाल के एक डील बनाए एंड उस डील के हिसाब से फिर जो जीतेगा उसको कुछ अमाउंट मिलेगा।
तो इसी को ही ऑप्शंस ट्रेडिंग कहते हैं। आगे बहुत डिटेल में जानेंगे, बट ये एक जस्ट एग्जांपल था कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है ये समझने के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग का एग्जाम्पल हमने देखा, अब ऑप्शन ट्रेडिंग का थ्योरेटिकल डेफिनेशन जानते हैं। सो ऑप्शन ट्रेडिंग इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूज्ड टू बाय और सेल एनी स्टॉक और इंडेक्स। मतलब किसी स्टॉक या इंडेक्स को इनडायरेक्टली बाय या सेल करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन बायर एंड सेलर। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका एक्सपायरी पीरियड होता है, मतलब वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी। इंडिया में ये दो टाइप के एक्सपायरीज होते हैं, इंडेक्स में वीकली एंड मंथली दोनों एक्सपायरीज है, स्टॉक्स में फिलहाल तो मंथली एक्सपायरीज ही होती है। अब जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना क्यों है, मतलब स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली भी हम इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों जाना है। तो उसके कुछ रीजंस है, जैसे हमने एग्जांपल में भी देखा कि स्टॉक्स को डायरेक्टली बाय करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट अगर सिमिलर क्वांटिटी हम ऑप्शन में बाय या सेल करें तो बहुत कम अमाउंट में वो उतनी क्वांटिटी बाय या सेल कर सकते हैं। तो वो एक एडवांटेज है। दूसरा बेनिफिट है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो इक्विटी मार्केट में हम पैसा नहीं कमा सकते। इक्विटी मार्केट में हम सिर्फ बाइंग करके ही पैसा कमा सकते हैं, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में वो बेनिफिट मिलता है, आप फॉलिंग मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। तीसरी बात, आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। मतलब मार्केट गिर रहा है बट आपको इक्विटी सेल नहीं करनी, तो आप उसे पुट ऑप्शन बाय करके हेज कर सकते हैं, और जब मार्केट का गिरना रुक जाए तब वो पुट ऑप्शन आप एग्जिट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए भी ऑप्शन का यूज होता है। और नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम अपनी रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑप्शन स्ट्रैटेजी। मतलब अलग अलग ऑप्शन के स्ट्राइक्स का कॉम्बिनेशन करके हम हमारी ट्रेडिंग रिस्क मैनेज कर सकते हैं, वो एक एड ऑन एडवांटेज है। और ये बहुत सारे प्रोफेशनल लोग करते हैं, हेजिंग करके वो कंसिस्टेंटली अर्निंग करते हैं। तो ये भी आगे हम देखेंगे कि ऑप्शन हेजिंग कैसे करते हैं एंड कैसे डिसेंट रिटर्न हम कमा सकते हैं। सो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है वो हमने एक एग्जांपल के साथ देख लिया। अब जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के जो दो बेसिक टाइप्स है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ये क्या होते हैं। ऑप्शन का जो कैटेगराइजेशन किया है वो मार्केट के जो दो मेन ट्रेंड है उसके हिसाब से किया है, मतलब बुलिश एंड बियरिश। अगर मार्केट पे आपका व्यू बुलिश है तो फिर आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, और अगर आपका मार्केट पे व्यू बियरिश है तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। मतलब क्या, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन ये बेसिकली ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स है। आपका मार्केट पे व्यू क्या है उस हिसाब से आप ये कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। बुलिश व्यू के लिए आपको कॉल को बाय करना है, मतलब कॉल ऑप्शन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, उसमें आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, और बियरिश व्यू पे पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आपको बाय करना है। बट हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो पार्टीज की जरूरत होती है, एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। तो बायर का तो हमने समझ लिया, अगर आपका बायर का व्यू मार्केट पे बुलिश है तो वो कॉल वाला ऑप्शन बाय करेगा, और बायर का व्यू बेयरिश है तो वो पुट ऑप्शन बाय करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बायर का व्यू हमें क्लियर हुआ, बट सेलर का व्यू मार्केट पे क्या होगा, ऑब्वियसली सेलर का व्यू एग्जैक्टली उल्टा होगा। मतलब जो बायर कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा है उसका व्यू ऑब्वियसली मार्केट पे बुलिश होगा, बट सेम कॉन्ट्रैक्ट में जो सेलर है उसका व्यू उल्टा, मतलब बियरिश होगा। सिमिलरली जो पुट ऑप्शन का बायर है उसका व्यू तो बियरिश होगा, बट जो पुट ऑप्शन का सेलर है उसका व्यू एग्जैक्टली उल्टा, मतलब बुलिश होगा। तो मतलब क्या कि अगर हमारा व्यू बुलिश है तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करो या पुट ऑप्शन को सेल करो। सिमिलरली अगर हमारा व्यू मार्केट पे बियरिश है तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। फिर आपको लगेगा कि दोनों में फर्क क्या है, कौन सा भी चीज हम करें इससे क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है, क्या फर्क है ये हम जानते हैं। जो ऑप्शन को बाय करता है, मतलब चाहे कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, उसकी जो रिस्क होती है, उसकी मैक्सिमम रिस्क होती है, उसने जितना प्रीमियम
वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पे किया है। मतलब अगर 20,000 का प्रीमियम देके हमने कोई ऑप्शन बाय किया है तो हमारी मैक्सिमम रिस्क होगी 20,000। मतलब क्या कि मैक्सिमम वो ऑप्शन 0 होगा, तो मैक्सिमम लॉस हमारा 20,000 हो जाएगा। बट अगर हमारे फेवर में मार्केट की मूवमेंट होती है तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा। 20,000 पे 40,000, 50,000, 1 लाख कितना भी प्रॉफिट हमें मिल सकता है जितनी मूवमेंट होगी। बट सेलर के केस में ऐसा नहीं है। सेलर के केस में उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जितना प्रीमियम है उस कॉन्ट्रैक्ट का उतना ही है। बट हमने देखा प्रीवियस एग्जांपल में बायर को जो प्रॉफिट होने वाला है या हो सकता है वो देना सेलर को ही है। तो मतलब क्या, सेलर की जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो गई और जो रिवॉर्ड है वो लिमिटेड हुआ। कितना लिमिटेड? जितना प्रीमियम है उतना ही। तो मतलब क्या कि बायर के लिए ये एक बड़ा एडवांटेज है, उसकी रिस्क लिमिटेड है बट रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। मतलब बायर के लिए एक एडवांटेज हुआ कि उसकी रिस्क लिमिटेड है बट रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। ऑन अदर हैंड सेलर के लिए अनलिमिटेड रिस्क है बट रिवॉर्ड बहुत ही लिमिटेड है। तो फिर आपको लगेगा कि फिर अगर ऐसा है तो हम फिर ऑप्शन बाय ही करते हैं, ऑप्शन सेलिंग क्यों करना है, क्योंकि उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी बहुत कम मिल रहा है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बाइंग से कंसिस्टेंट पैसा कमाना सबसे टफ काम है। क्यों टफ है और फिर हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए, वो आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम ये समझते हैं कि ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर में क्या फ़र्क है और कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में हम कौन सी सिचुएशन में एंटर कर सकते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि आपका व्यू अगर मार्केट पे बुलिश है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉल बाय करो या पुट सेल करो। अगर आपका व्यू मार्केट पे बियरिश है तो या तो आप पुट ऑप्शन को बाय करो या कॉल ऑप्शन को सेल करो। ये अगर आपको इमेजिन नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके ये जो टेबल दिया है वो अच्छे से समझ सकते हैं और फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें जानना जरूरी है। आगे जाके भी बहुत सारे नए टर्म्स हम जानेंगे, बट ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट ये 5 टर्म्स को डिटेल में जानना जरूरी है, उसके बाद ही हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये जो 5 टर्म्स है उसमें सबसे पहला है ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम, देन नेक्स्ट है लॉट साइज, उसके बाद है स्पॉट प्राइस या अंडरलाइंग प्राइस, एंड देन स्ट्राइक प्राइस एंड ऑप्शन एक्सपायरी। अब ये 5 टर्म हम अब डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम मतलब ऑप्शन प्राइस क्या होता है। अब ये जो प्राइस है ये प्राइस ऑप्शन बायर पे करता है ऑप्शन सेलर को। मतलब हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में बायर कुछ प्रीमियम अमाउंट सेलर को पे करता है। तो ये जो प्रीमियम अमाउंट होता है इसे ही कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन प्राइस। अब ये जो प्रीमियम होता है ये सिंगल क्वांटिटी के लिए ट्रेड होता है। मतलब एक क्वांटिटी के लिए इतना प्रीमियम या इतना प्राइस। बट ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है ये एक क्वांटिटी के लिए नहीं होता, ये कुछ क्वांटिटी के बंच के लिए होता है और उसे कहते हैं लॉट साइज। वही हमारी नेक्स्ट टर्म है। तो लॉट साइज का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स और यूनिट है उस पर्टिकुलर स्टॉक के या इंडेक्स के, उसे कहेंगे लॉट साइज। ऑप्शन का एंड फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हमें लॉट्स में ट्रेड करना पड़ता है। हम फ्लेक्सिबल क्वांटिटी या कस्टमाइज क्वांटिटी में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेड नहीं कर सकते। एटलीस्ट हमें एक लॉट लेना पड़ता है मिनिमम, एंड इससे ज़्यादा हमें लेने हैं तो उसी मल्टीपल में लिया जा सकता है। अब निफ्टी का जो लॉट साइज है वो है 50। अब प्राइस के हिसाब से लॉट साइज चेंज होता रहता है। पहले निफ्टी का लॉट साइज 75 था, अब निफ्टी का प्राइस बहुत बढ़ चुका है इसलिए लॉट साइज थोड़ा सा कम किया है। तो एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं हम। यहाँ मैंने एक स्नैप लिया है जिसमें निफ्टी का 18,000 का कॉल ऑप्शन है और इसका जो प्रीमियम हमें दिख रहा है 196.8। अब ये 18,000 कहाँ से आया हम जस्ट एक मिनट में देखने वाले हैं। अभी जस्ट एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं कि प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सो ये जो 196.8 है ये है ऑप्शन का प्रीमियम या ऑप्शन की प्राइस। ये प्राइस है सिंगल क्वांटिटी के लिए। अब इसे हमें लॉट साइज से मतलब नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 196.8 इंटू लॉट साइज मतलब निफ्टी की लॉट साइज है 50, तो जो टोटल प्रीमियम आता है वो है 9,840। तो ये ऑप्शन का कंप्लीट प्रीमियम है। बट ये जो ट्रेड होता है
ये ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम जो सिंगल क्वांटिटी का होता है इसके हिसाब से ट्रेड किया जाता है। तो ये दो टर्म्स हमने अभी जान लिए, ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म जानते हैं स्पॉट प्राइस और अंडरलाइंग प्राइस। अब स्पॉट प्राइस मतलब क्या, ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है वो जो अंडरलाइंग या जो एसेट के लिए बना है उसका ओरिजिनल प्राइस। जैसे कि अब ये निफ्टी का ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मेन अंडरलाइंग क्या हुआ, निफ्टी का इंडेक्स। सो निफ्टी इंडेक्स का जो करंट प्राइस चल रहा है वो होगा इसका स्पॉट प्राइस या अंडरलाइंग प्राइस, क्योंकि निफ्टी के कौन से भी ऑप्शंस का मूवमेंट जो होगा वो निफ्टी का जो इंडेक्स का प्राइस है उसके हिसाब से होगा। जैसे निफ्टी का इंडेक्स का प्राइस ऊपर नीचे होगा उसी हिसाब से ऑप्शंस का प्राइस भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो रेफरेंस होता है वो उसका स्पॉट प्राइस या अंडरलाइंग प्राइस होता है और उसके बेसिस पे ही पूरा डेरिवेटिव मार्केट मूव होता है। सो ऑप्शन का जो मूवमेंट होता है ये अंडरलाइंग प्राइस पे ही डिपेंड होता है। अब नेक्स्ट टर्म है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या, बायर एंड सेलर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक पर्टिकुलर लेवल पे होता है और वो जो लेवल होता है उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब ये लेवल हम कौन सा भी नहीं पकड़ सकते, ये मोस्टली राउंड फिगर का लेवल होता है और दो लेवल के बीच में सर्टन गैप होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ रिलायंस का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस है 2500, देन 2520, 2540, सो 2020 के डिफरेंस है। सिमिलरली निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइस है वो 50-50 के डिफरेंस से है, मतलब 18,000, देन 18,050, देन 18,100। तो इस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस भी ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं। उस पर्टिकुलर अंडरलाइन का या स्टॉक का या इंडेक्स का अभी कितना प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से ये स्ट्राइक प्राइस डिफाइन किए जाते हैं और ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इस स्ट्राइक प्राइस पे ही बनते हैं। कौन से भी ऑड लेवल पे हम ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। और लास्ट टर्म है ऑप्शन एक्सपायरी। ऑप्शन एक्सपायरी मतलब जैसे हमने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट बायर एंड सेलर के बीच में बनता है ये सर्टन पीरियड के लिए होता है, एक वीक के लिए या एक मंथ के लिए होता है। तो जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला होता है उसे कहते हैं ऑप्शन एक्सपायरी। इंडिया में दो टाइप की एक्सपायरी होती है, मंथली एंड वीकली। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मंथली एंड वीकली दोनों टाइप की एक्सपायरी होती है। स्टॉक्स में सिर्फ अभी मंथली एक्सपायरी चालू है, आगे जाके चांसेस है कि स्टॉक्स में भी वीकली एक्सपायरी आ सकती है, बट फिलहाल जिस समय ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक्स में फिलहाल मंथली एक्सपायरी होती है। ये एक्सपायरी का डे भी इंडिया में फिक्स किया है, मतलब हर थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होगी और उस मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा उस दिन मंथली एक्सपायरी होगी। अगर थर्सडे को मार्केट को छुट्टी है तो एक दिन पहले मतलब वेडनेसडे को उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट 5 टर्म्स हमने जान लिए, आगे जाके और भी नए टर्म्स आएंगे तो उस समय वो पर्टिकुलर टर्म हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जानते हैं ऑप्शन टाइप्स। हमने ऑलरेडी देखा कि ऑप्शंस के दो बेसिक टाइप्स है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन खरीदा जाता है बुलिश व्यू के लिए एंड पुट ऑप्शन खरीदा जाता है बियरिश व्यू के लिए। अब ये कॉल ऑप्शन के एंड पुट ऑप्शन के भी और तीन टाइप्स है, मतलब कॉल के 3 टाइप्स है एंड पुट के 3 टाइप्स है। ये टाइप्स के नाम है इन द मनी कॉल ऑप्शन, एट द मनी कॉल ऑप्शन एंड आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। सिमिलरली पुट के भी 3 टाइप होंगे, इन द मनी पुट ऑप्शन, एट द मनी पुट ऑप्शन एंड आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। अब ये 3 टाइप्स समझते समय बहुत बार लोगों का कंफ्यूजन होता है। मोस्टली बिगिनर्स को इनिशियली ये ध्यान में नहीं आते, बट हम बहुत सिंपल तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी एंड कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो ये 6 टाइप्स का जो डेफिनेशन है यहाँ मैंने इस टेबल में लिखा है, बट हम डायरेक्टली अगर टेबल देखेंगे तो फिर इमिडिएटली हमारे समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं एंड बाद में इस टेबल पे आ जाते हैं तो हमें ये डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आएंगे। बस एक बात यहाँ बताता हूँ कि ये जो टाइप्स है इसका डेफिनेशन है बेस्ड ऑन स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस का लोकेशन। अब स्ट्राइक प्राइस एक स्टैटिक चीज है, मतलब स्ट्राइक प्राइस फिक्स होते हैं, स्पॉट प्राइस फिक्स नहीं होता। हर समय हर सेकंड स्पॉट प्राइस चेंज होता रहता है। तो इसलिए जैसे स्पॉट प्राइस की मूवमेंट होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्राइक प्राइस उस हिसाब से हमेशा ये कॉल एंड पुट के जो टाइप्स है इसका डेफिनेशन चेंज होता है।
अब सबसे पहले ये डेफिनेशन कैसे किया है वो जानते हैं एंड देन बाद में हमें समझेगा कि ये कैसे टाइप्स में चेंज होता रहता है। तो एक एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं। यहाँ मैंने कॉल ऑप्शन का डेटा लिया है। ये पुराना डेटा है बट रियल डेटा है। जब निफ्टी 11,000 पे था 3-4 साल पहले मैंने ये पूरा डेटा कलेक्ट किया था, ये तब की बात है। तो उस समय का ये रियल डेटा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि निफ्टी का करंट स्पॉट प्राइस है 11,680.5 एंड निफ्टी के जो स्ट्राइक्स है वो हमें पता है कि 50 के मल्टीपल में है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 11,500, 550, 600, 650 लाइक दैट 850 तक ये सब स्ट्राइक्स है और ये हर स्ट्राइक का प्रीमियम है। अब हम आते हैं कि ऑप्शन के टाइप्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो हम अब फिर वापस यहाँ डेफिनेशन वाले टेबल पे आ जाते हैं। अभी यहाँ ये जो बीच का टाइप है एट द मनी, ये समझने के लिए बहुत सिंपल है। जिस समय स्पॉट प्राइस किसी भी स्ट्राइक प्राइस को इक्वल हो जाता है, मतलब निफ्टी का जो फॉर एग्जांपल स्ट्राइक प्राइस है 18,000, अगर निफ्टी का स्पॉट प्राइस एग्जैक्ट 18,000 हो तो उस समय हम कहेंगे कि ये जो 18,000 का स्ट्राइक प्राइस है ये एट द मनी है। मतलब जब भी स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस इक्वल होगा उसे कहेंगे हम एट द मनी ऑप्शन। अगर वो कॉल है तो हम कहेंगे एट द मनी कॉल ऑप्शन, अगर पुट है तो उसे कहेंगे हम एट द मनी पुट ऑप्शन। ये दोनों एक साथ होगा, कॉल एंड पुट एक साइड एट द मनी होंगे क्योंकि उस स्ट्राइक का कॉल एंड पुट दोनों को हम एट द मनी कहेंगे। तो ये समझने के लिए बहुत सिंपल है। अब ये इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी का डेफिनेशन एग्जैक्टली उल्टा है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अब ये डेफिनेशन हम टेबल से जानते हैं। तो यहाँ हम टेबल में देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन के अलग अलग स्ट्राइक्स है। तो हमें पता है कि कॉल ऑप्शन का जो बेसिक व्यू होता है वो होता है बुलिश, मतलब कॉल ऑप्शन बना ही बुलिश व्यू के लिए है। किसी का व्यू अगर मार्केट पे बुलिश है, उस पर्टिकुलर स्टॉक पे बुलिश है, तो वो कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि अगर इस समय निफ्टी का प्राइस है 11,680, तो यह जो निफ्टी के अलग अलग स्ट्राइक्स है इसमें से कुछ स्ट्राइक्स को निफ्टी ने नीचे से ऊपर क्रॉस किया है एंड कुछ स्ट्राइक्स को क्रॉस करना बाकी है। मतलब 650 के ऊपर निफ्टी आया है और नेक्स्ट उसके बाद का जो स्ट्राइक है वो है 11,700, 11,650, 11,600 एंड नीचे के सभी स्ट्राइक्स को निफ्टी ने नीचे से ऊपर ऑलरेडी क्रॉस किया है। और ये जो ऊपर के है 11,700, 11,750, 800, 850 और आगे के सब स्ट्राइक्स ये अभी तक आना बाकी है। तो जिस स्ट्राइक को निफ्टी ने ऑलरेडी क्रॉस किया है उसे हम कहेंगे इन द मनी कॉल ऑप्शन एंड जो स्ट्राइक्स अभी तक आना बाकी है उसे हम कहेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस। अब डेफिनेशन वाइज अगर देखेंगे तो स्पॉट प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे इन द मनी कॉल ऑप्शन। यहाँ स्पॉट प्राइस ये सब जो ब्लू हाईलाइटेड स्ट्राइक्स है इससे ज़्यादा है, स्पॉट प्राइस है 11,680.5 और ये जो स्ट्राइक प्राइस है उससे छोटे है, तो स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, तो ये हो गए इन द मनी। सिमिलरली अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है, इफ स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, जो कि ये सब स्ट्राइक्स निफ्टी के करंट स्पॉट प्राइस से बड़े हैं, तो यहाँ स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, तो ये सब हो गए आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस। तो ये कॉल ऑप्शन के टाइप्स का डेफिनेशन है। एट द मनी हमने समझा जो कि बहुत इजी है, जब भी स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस इक्वल होगा तो वो एट द मनी। जो स्ट्राइक्स निफ्टी ने ऑलरेडी क्रॉस किए हैं नीचे से ऊपर उसे हम कहेंगे इन द मनी कॉल ऑप्शन एंड जो स्ट्राइक्स अभी तक आना बाकी है उसे कहेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। अब ये कॉल ऑप्शंस के टाइप आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आए हैं। पुट ऑप्शन का एग्जैक्टली उल्टा है। तो अगर कॉल ऑप्शन का अभी तक क्लियर नहीं है तो सेम वीडियो आप थोड़ा सा फिर से देखिए तो आपके ध्यान में आएगा और उसके बाद ही पुट का देखिए क्योंकि पुट का एग्जैक्ट उल्टा है। अब मैं आपको पुट का टेबल दिखाता हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सेम टू सेम डेटा है, सेम स्पॉट प्राइस है, सेम स्ट्राइक प्राइस है, बस ये पुट ऑप्शन का डेटा है। अब पुट ऑप्शन का जो बेसिक नेचर है, पुट ऑप्शन बना किस लिए है, अगर मार्केट पे हमारा व्यू बियरिश है तो हम पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। मतलब क्या कि पुट ऑप्शन के समय हमें ऊपर से नीचे की तरफ देखना है, कॉल ऑप्शन के समय हमें नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। तो मतलब क्या, अगर किसी का व्यू बियरिश है
उसके लिए क्या हुआ कि ऊपर से नीचे तक ऑलरेडी ये स्ट्राइक्स क्रॉस हो चुके हैं एंड आगे ये स्ट्राइक्स आना बाकी है। तो इसलिए जो स्ट्राइक्स कॉल के केस में आउट ऑफ द मनी थे वो पुट के केस में सब इन द मनी हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे अगर हम देखेंगे तो ये सब स्ट्राइक्स स्पॉट प्राइस ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है एंड ये सब स्ट्राइक्स आना बाकी है, क्योंकि हमारा व्यू यहाँ पुट ऑप्शन के केस में बियरिश है। तो इसलिए अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है तो इन ऑप्शंस को कहेंगे हम इन द मनी पुट ऑप्शंस, एंड जहां स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है उसे कहेंगे हम आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। डेफिनेशन वाइज अगर हम देखते हैं तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है, बट ये वाला लॉजिक आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर हमारा व्यू बियरिश है तो ऊपर से नीचे, ऊपर मतलब जो बड़े स्ट्राइक से नीचे छोटे वाले स्ट्राइक की तरफ अगर देखेंगे और ये जानेंगे कि जो स्ट्राइक्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है स्पॉट प्राइस वो इन द मनी और जो क्रॉस करना बाकी है वो आउट ऑफ द मनी। कॉल के केस में भी सेम, व्यू बुलिश है तो नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, मतलब छोटे स्ट्राइक से बड़े स्ट्राइक की तरफ देखेंगे, और अगर हमारा व्यू बुलिश है हम कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं तो जो स्ट्राइक्स कॉल के ऑलरेडी नीचे से क्रॉस हो चुके हैं वो सब इन द मनी, और जो स्ट्राइक्स आना बाकी है वो सब आउट ऑफ द मनी। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके ध्यान में आएगा। एकदम हम चारों डेफिनेशन देखेंगे तो बहुत बार यहाँ कंफ्यूजन होता है, बट ये नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे देखने वाला मेथड अगर आप यूज करेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ये स्पॉट प्राइस जैसे ही चेंज होगा उस हिसाब से इसका डेफिनेशन चेंज होगा। मान लो कि निफ्टी का स्पॉट प्राइस यहाँ 11,680 से चेंज होता है और होता है कि 11,720, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो ये जो स्ट्राइक है फिर उस समय ये स्ट्राइक निफ्टी क्रॉस कर चुका होगा, मतलब नीचे से ऊपर, तो कॉल का ये स्ट्राइक फिर आउट ऑफ द मनी से इन द मनी में चेंज हो जाएगा, तो उस समय हम इसे इन द मनी कॉल कहेंगे और बाकी जो है वो आउट ऑफ द मनी ही है। सिमिलरली यहाँ इस केस में अगर निफ्टी 720 जाता है तो जो यहाँ इन द मनी है उसे हम आउट ऑफ द मनी कहेंगे, क्योंकि फिर यहाँ से ऊपर गया निफ्टी। अब ये वाला स्ट्राइक अगर हमारा व्यू बेयरिश है तो ये वाला स्ट्राइक आना बाकी है, तो फिर ये इन द मनी का आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। सो जिस समय हम ये डेटा देख रहे हैं उस समय निफ्टी का स्पॉट प्राइस कहाँ है उसके रेफरेंस से हम डिसाइड करेंगे कि वो ऑप्शन का टाइप क्या है। सो हर समय ये ऑप्शन के टाइप चेंज होते रहेंगे, ये फिक्स नहीं रहेंगे। जैसे स्पॉट प्राइस का मूवमेंट होगा उसके हिसाब से इन द मनी आउट ऑफ द मनी हमेशा चेंज होते रहेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आगे ये इन द मनी आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट हमें हर टॉपिक में लगने वाला है, तो ये अच्छे से जान ले ताकि आगे के टॉपिक्स हमें समझने के लिए आसानी हो जाएगी। अब सबका फेवरेट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ऑप्शन बाइंग। बहुत लोगों को ऑप्शन बाइंग करना पसंद है। जो भी लोग मार्केट में नए आते हैं या डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, मोस्टली लोग ऑप्शन बाइंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग में कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, कौन सी सिचुएशन में हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए एंड कब नहीं करना चाहिए, सब कुछ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉल ऑप्शन देखते हैं एंड बाद में फिर पुट ऑप्शन का भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब तक एक चीज तो हमें पता चली है कि जब हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो अगर वो स्टॉक ऊपर गया तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर वो स्टॉक नीचे जाएगा तो हमें लॉस होगा। तो अब सेम सिनारियो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ हम एक रिलायंस का एग्जांपल देखते हैं। मैंने रियल डेटा कैप्चर किया है, बस थोड़ा सा 2-3 साल पुराना डेटा है। तो तब रिलायंस की प्राइस थी 1108.3 एंड अगर हमने रिलायंस का 1120 स्ट्राइक का एक कॉल ऑप्शन बाई किया एट द रेट ऑफ 12.1, मतलब इतना प्रीमियम देके हम 1120 की स्ट्राइक का एक कॉल ऑप्शन रिलायंस का बाय करते हैं, तो आगे क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं। तो आगे फिर दो सिनारियोज हमें डिस्कस करने हैं। एक एक्सपायरी तक अगर हम ये कॉल ऑप्शन का बाइंग का पोजीशन होल्ड करते हैं तब क्या होगा, और एक्सपायरी के पहले हम एग्जिट करते हैं तो क्या होगा। दोनों सिनारियोज अब हम अलग अलग लेवल्स के एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमने रिलायंस का एक कॉल ऑप्शन बाय किया है जब रिलायंस का स्पॉट प्राइस चल रहा था 1108.3। उस समय हमने ऊपर की एक स्ट्राइक ले ली है 1120 की, और उस स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया है बाय पेइंग प्रीमियम ऑफ 12.1 का प्रीमियम हमने पे किया है। तो अब हम ये दो सिनारियोज एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। एक्सपायरी पे क्या होगा एंड एक्सपायरी के पहले अगर हम पोजीशन को एग्जिट करते हैं तब क्या होगा।
सबसे पहले एक्सपायरी का एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम ये कॉल ऑप्शन बाइंग का पोजीशन एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तब हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। बट ये प्रॉफिट लॉस डिपेंड करेगा कि एक्सपायरी के दिन मार्केट क्लोजिंग पे रिलायंस का प्राइस कितना है। तो इसलिए हम अलग अलग प्राइस लेवल डिस्कस करेंगे एंड उस लेवल पे अगर रिलायंस की प्राइस एक्सपायर होती है तब हमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 1100 पे। मान लो कि एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग के समय रिलायंस का स्पॉट प्राइस चल रहा है 1100 रुपये। हमने प्रीमियम कितना ऑलरेडी पे किया है 12.1। तो अगर रिलायंस 1100 पे उस दिन क्लोज होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमने कॉल ऑप्शन बाय किया है 1120 का। रिलायंस कहाँ क्लोज हो रहा है? 1120 के नीचे। हमने ऑलरेडी एग्जांपल में देखा है कि जब भी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक के नीचे क्लोज होता है तो उस स्ट्राइक का प्रीमियम कुछ बचता नहीं है, वो जीरो हो जाता है। तो मतलब क्या होगा फिर? 1100 पे अगर रिलायंस क्लोज होता है तो फाइनल प्रीमियम होगा जीरो और हमारा टोटल लॉस होगा फिर जो प्रीमियम हमने पे किया है 12.1 का। तो इस कंडीशन में हमें 12.1 का लॉस होगा मल्टीप्लाइड बाय रिलायंस की क्वांटिटी, तो उतना हमें लॉस हो जाएगा। देन सेकंड लेवल डिस्कस करते हैं। अगर एक्सपायरी के दिन रिलायंस 1120 पे ही क्लोज होता है, एग्जैक्ट उस स्ट्राइक प्राइस के लेवल पे ही, फिर भी उस प्रीमियम जो है वो जीरो ही होगा, क्योंकि उस स्ट्राइक के ऊपर जितने पॉइंट वो क्लोज होगा उतना उसका प्रीमियम बचेगा। तो इसलिए 1120 पे भी वो फाइनल प्रीमियम जीरो होगा और उस समय भी हमारा टोटल प्रीमियम का लॉस हो जाएगा, मतलब -12.1 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल क्वांटिटी, मतलब जितना लॉट साइज है वो। अब तीसरा लेवल डिस्कस करते हैं। मान लो कि 1127 पे रिलायंस क्लोज होता है, तो इस समय फाइनल प्रीमियम कितना होगा? फाइनल प्रीमियम होगा 1127 माइनस 1120। 1120 मतलब जो स्ट्राइक है और जो फाइनल प्राइस है उनका डिफरेंस कितना है? 7 पॉइंट। तो यहाँ 7 पॉइंट का प्रीमियम बचेगा उस समय। तो फिर भी हमें क्या होगा, क्योंकि हमने 12 रुपये पे किया है और हमें मिल रहा है प्रीमियम 7 रुपये ही, तो फिर भी इस केस में 7 माइनस 12.1 -5.1, तो 5 पॉइंट का यहाँ हमें फिर भी लॉस ही हो रहा है 1127 पे भी। मतलब क्या, यहाँ और एक हमें लर्निंग मिला कि जिस स्ट्राइक प्राइस का हमने कॉल ऑप्शन लिया है उसके ऊपर भी भले रिलायंस क्लोज हो जाए फिर भी हमें लॉस हो सकता है, जो कि यहाँ हमें क्लियर कट दिख रहा है। अब सेकंड लेवल देखते हैं, नेक्स्ट लेवल। अब नेक्स्ट लेवल देखते हैं 1132.1, मतलब 1132.1 पे अगर रिलायंस क्लोज होता है तो उस समय उसका फाइनल प्रीमियम बचेगा 12.1। तो इस समय इस लेवल पे हमें फिर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आएगी। मतलब इस कॉल ऑप्शन में अगर हमें लॉस नहीं होना है और एक्सपायरी तक हमें ये पोजीशन होल्ड करना है तो रिलायंस को उस समय क्लोज होना होगा 1132.1, 1132.1 पे अगर रिलायंस क्लोज होता है तब जाके हमें नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन, मतलब 1108 से रिलायंस को 1132 तक जाना ही होगा, तब जाके हमारा लॉस, तब जाके हम लॉस से बचेंगे। ये एक नया लर्निंग है, आगे मैं और इसको इलाबरेट करता हूँ। देन नेक्स्ट लेवल डिस्कस करते हैं 1145। अगर क्लोजिंग के समय रिलायंस क्लोज होता है 1145 पे, तब फिर हमें कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा? 1145 माइनस 1120, 25 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। बट हमने ऑलरेडी प्रीमियम पे किया है 12, तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा यहाँ 25 माइनस 12.1, 12.9 पॉइंट्स का मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। देन नेक्स्ट लेवल डिस्कस करते हैं 1164। तो यहाँ हमें प्रॉफिट होगा यहाँ 31 पॉइंट्स का, और अगर 1175 जाता है तो फिर बढ़िया प्रॉफिट बढ़ रहा है 42.9 का। तो ये वाला सिचुएशन सबसे बेस्ट है। आप देख सकते हैं कि हमने प्रीमियम पे किया है 12 रुपये और हमें नेट प्रॉफिट मिल रहा है 42, मतलब लगभग 3.5 टाइम्स का प्रॉफिट यहाँ मिल रहा है। बट कब? जब रिलायंस 1175 पे जाएगा फ्रॉम 1108। तो ये एग्जाम्पल से हमें क्या देखने मिल रहा है कि इनिशियली जब रिलायंस की कुछ मूवमेंट हो रही है तो वहाँ कुछ हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट एक सर्टेन लेवल के बाद बहुत बढ़िया हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसका कंक्लूजन मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले बिफोर एक्सपायरी का केस देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि एक्सपायरी पे क्या होगा। अगर एक्सपायरी के पहले हम रिलायंस का पोजीशन
कट करते हैं या एक्सपायरी के पहले जब मूवमेंट होगी रिलायंस में तब क्या सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी इसका भी डेटा कैप्चर किया है विथ डेट 2018 का, ये रियल डेटा है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया और यह भी सामने आपको जो दिख रहा है। तो मान लो एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि रिलायंस 1108 से 1135 तक मूव हो जाता है, बट अब 1135 तक मूव होने के लिए वो कितना समय लेता है उसके हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि मान लो आज के आज रिलायंस 1108 से 1135 तक मूव हुआ तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, कल मूव हुआ तो कितना होगा, परसों मूव हुआ तो कितना होगा। तो जिस समय ये डेटा मैंने लिया था तब एक्सपायरी को 5 दिन बाकी थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर सेम डे रिलायंस 1108 से 1135 पे मूव हो जाता है, मतलब उस समय 20 अक्टूबर था 2018 का, तो हमें उस दिन प्रॉफिट होगा 13,790 रुपीज़ का। अगर सेम डे रिलायंस की ये मूवमेंट हो जाती है तो फ्रॉम 1108 टू 1135। अगर रिलायंस आज नहीं मूव होता, कल होता है, मतलब एक दिन रुक के ये लेवल तक जाता है, मतलब उसको जाना 1135 तक है, बस आज नहीं मूवमेंट हो गई, कल हो गई, तो फिर हमारा प्रॉफिट उस समय होगा 12,080। मतलब यहाँ देखिए लगभग 1700 रुपये का प्रॉफिट यहाँ ड्रॉप हुआ। यहाँ तक रिलायंस जाने के बाद भी हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, बस वो अगर एक दिन लेट मूवमेंट करता है तो। अगर मान लो कि कल भी नहीं, रिलायंस परसों उस लेवल तक जाता है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर को प्रॉफिट फिर ड्रॉप हो रहा है 10,170, मतलब और लगभग 1900 पॉइंट का ड्रॉप यहाँ हो रहा है। तो टोटल ड्रॉप देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3,700 600 का ड्रॉप यहाँ प्रॉफिट में हो रहा है। उसके अगले दिन देखिए आप, अगर उस दिन भी नहीं मूवमेंट होती है और 2 दिन बाद होती है, मतलब 23 अक्टूबर को होती है, तो प्रॉफिट देखिए 7980, देन उसके बाद 5370, और एक्सपायरी के दिन तक अगर मूवमेंट नहीं होती है और एक्सपायरी के दिन फिर ये मूव हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है 2900। तो यहाँ आप देखिए कि 5 दिन में कितना फर्क पड़ रहा है। रिलायंस की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम 1108 टू 1135, बट मूवमेंट कब होती है ये कितना मैटर करता है। आज के आज होती है तो बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है 13,000 के ऊपर का, बट वही मूवमेंट अगर एक्सपायरी के दिन मतलब 5 दिन बाद हो रही है तो हमारा प्रॉफिट कितना ड्रॉप हो रहा है, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा अमाउंट का प्रॉफिट में यहाँ ड्रॉप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि ऑप्शन बाइंग में कब प्रॉफिट होता है, जब हम पोजीशन में एंटर करते हैं और इमीडिएटली मूवमेंट होती है तो बढ़िया प्रॉफिट होता है। जितनी मूवमेंट लेट होगी उतना हमारा प्रॉफिट ड्रॉप होगा, इवन इफ वो प्राइस की मूवमेंट हमारे एक्सपेक्टेड लेवल तक होने के बाद भी हमारा प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा है। तो ऑप्शन बाइंग की पोजीशन ज़्यादा समय तक होल्ड करना बहुत ही हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए हमें ऑप्शन बाय तब करने चाहिए जब हमें इमीडिएटली एक्सपेक्टेशन है कि मूवमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में इमीडिएटली मूवमेंट होने वाली या हो सकती है, तब हमें ऑप्शन बाय की पोजीशन लेनी है और उसे कम से कम समय तक होल्ड करना है। तो ये मैसेज हमें इस एग्जाम्पल से लेना है। अब दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। हमने अभी प्रॉफिट वाला एग्जांपल देखा, अब लॉस वाला एग्जांपल देखते हैं। मतलब 1108 से रिलायंस डाउन साइड में जाता है, ऊपर के साइड में नहीं जाता, तो डाउन साइड में जाता है तो बिल्कुल हमें लॉस ही होना है। मान लो कि 1108 से 1080 तक रिलायंस फॉल हो जाता है, तो अगर आज के आज रिलायंस यहाँ तक फॉल हो जाता है तो हमारा लॉस होगा 8150, मतलब 8000 का यहाँ लॉस हो रहा है। मान लो कि आज नहीं, रिलायंस कल गिरता है तो लॉस हमारा बढ़ रहा है, मतलब लेट फॉल होने के बाद हमारा लॉस बढ़ रहा है 9240। अगर मान लो कि परसों हो रहा है तो 10,000, देन 11 देन 12,000। मतलब क्या कि लॉस में भी आप देखिए हमारे अगेंस्ट मूवमेंट हो रही है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो मूवमेंट इमीडिएटली आज हो तो हमें कम लॉस हो रहा है, बट वो मूवमेंट जितना लेट होगी उतना हमारा लॉस बढ़ रहा है। तो यह भी हमें वही मैसेज मिलता है, चाहे मूवमेंट हमारे एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में हो या हमारे अगेंस्ट डायरेक्शन में हो, दोनों केस में अगर हम ऑप्शन बाइंग का पोजीशन होल्ड करते हैं तो हमारा लॉस बढ़ रहा है, मतलब वह प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा है, यह जो लॉस हो रहा है वो लॉस का अमाउंट बढ़ रहा है। तो यहाँ से भी हमें सेम ही मैसेज मिल रहा है कि ऑप्शन बाइंग की पोजीशन ज़्यादा समय तक होल्ड करना अच्छी बात नहीं है, उस समय हमारा नुकसान ही हो रहा है, और जितना कम समय तक के लिए हम उसे होल्ड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इसका कंक्लूजन हम एक समरी के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ यहाँ आप वीडियो
पॉज करके ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, या जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आप रिपीटेडली सुन सकते हैं, क्योंकि आप ये कंक्लूजन के सब पॉइंट्स अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं और आपका ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल करने में ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहला कंक्लूजन देखते हैं कि आफ्टर बाइंग कॉल ऑप्शन इफ स्टॉक्स मूव्स अप इमीडिएटली देन वी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि हम जब ऑप्शन बाइंग करते हैं, मतलब ऑप्शन बाइंग का पोजीशन लेते हैं, उसके बाद अगर स्टॉक इमीडिएटली ऊपर जाता है तो हमें सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है। हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ देखा रिलायंस का, सेम डे अगर मूवमेंट होती है तो हमें बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। सेकंड कंक्लूजन, if stock takes more time to move up profit drops even at same price level। मतलब स्टॉक ऊपर जाने के लिए जितना ज़्यादा समय लेगा उतना हमारा प्रॉफिट ड्रॉप हो जाएगा, भले ही वो उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल तक जाए तो भी हमारा प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा है। मतलब क्या कि जितना वो लेट जाएगा उतना प्रॉफिट कम होगा। ये सेकंड कंक्लूजन है। थर्ड है, व्हेन वी अप्रोच क्लोज टू एक्सपायरी प्रॉफिट अमाउंट ड्रॉप्स शार्पली इवन एट सेम प्राइस लेवल। हमने देखा एग्जांपल में कि रिलायंस का सेम डे का प्रॉफिट था 13,000 और 5 दिन बाद मतलब एक्सपायरी के दिन वही प्रॉफिट 2,900 ही था। मतलब हम जितना एक्सपायरी के क्लोज जाते हैं तब बहुत शार्पली प्रॉफिट ड्रॉप हो जाता है। तो अगर हम एक्सपायरी के क्लोज है तो वहां तो बिल्कुल ऑप्शन बाइंग का पोजीशन होल्ड करना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तब तो बिल्कुल ऑप्शन बाइंग का पोजीशन ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड करना अवॉइड ही करना चाहिए। ये था थर्ड कंक्लूजन। अब फोर्थ देखते हैं, लॉन्गर वी होल्ड कॉल बाय पोजीशन लेसर द प्रॉफिट इवन आफ्टर अपसाइड और मोर लॉस इन डाउनसाइड। मतलब हम ऑप्शन बाइंग की पोजीशन जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना हमारा प्रॉफिट ड्रॉप होगा अगर हमारे फेवर में मूवमेंट होती है, या हमारा लॉस बढ़ेगा अगर हमारे अगेंस्ट मूवमेंट हो रही है। तो ओवरऑल क्या, ऑप्शन बाइंग को लंबे समय तक होल्ड करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो लास्ट कंक्लूजन पॉइंट है, होल्डिंग कॉल बाय पोजीशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इज नॉट फेवरेबल फॉर ऑप्शन बायर। मतलब क्या कि ऑप्शन बाय की पोजीशन लंबे समय तक होल्ड करना ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल नहीं है। यह आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बाइंग की पोजीशन लंबे समय तक होल्ड नहीं करनी है। आपको किसी स्टॉक या इंडेक्स में लग रहा है कि मूवमेंट होने वाली या हो सकती है, ब्रेकआउट हो सकता है, तो आप वॉच करिए उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स को, और जब आपको लगेगा कि इमीडिएटली अब मूवमेंट होगी या मूवमेंट जब स्टार्ट होगी तब आप पोजीशन में एंटर करिए। तो आपका होल्डिंग का पीरियड कम हो जाएगा और फिर आपको क्विकली जो भी प्रॉफिट मिलने वाला है वो क्विकली मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन बाय की पोजीशन ज़्यादा लंबे समय तक आप होल्ड ना करें। वो होल्डिंग का पीरियड जितना कम हो उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे अगेंस्ट एक चीज़ काम करती है, ऑप्शन प्रीमियम का डिके, जो आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स में हम डिस्कस करने ही वाले हैं। वहाँ भी एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे कि कैसे प्रीमियम क्यों ड्रॉप होता है, कैसे ड्रॉप होता है। बट अभी बस इतना ध्यान में रखिए कि ऑप्शन बाय आपको ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं करना है। सो कॉल ऑप्शन बाइंग का एग्जाम्पल देखने के बाद अब हम पुट ऑप्शन बाइंग का सिनारियो देखते हैं। पुट का भी सिचुएशन एग्जैक्टली सेम रहेगा। जो लर्निंग्स हमने कॉल ऑप्शन बाइंग के एग्जाम्पल से ली है, सेम लर्निंग्स हमें पुट से भी मिलेंगे, जस्ट थोड़ा सा डायरेक्शन उल्टा है। तो यहाँ पुट में हम ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, क्विकली पुट ऑप्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बस एक बात रिविजिट करते हैं, जब हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो हमें प्रॉफिट कब होता है, जब वो स्टॉक या इंडेक्स नीचे जाएगा, मतलब डाउनफॉल होगा, तब हमें प्रॉफिट होगा। और हमें लॉस कब होगा, जब वो स्टॉक और इंडेक्स ऊपर जाएगा, अपसाइड करेगा। तो ये बस हमें ध्यान में रखना है। पुट ऑप्शन बाइंग तब किया जाता है जब हमारा व्यू बियरिश होता है, वो स्टॉक गिरने वाला होता है ऐसा हमें लगता है, तब हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। तो यहाँ सेम रिलायंस का एग्जांपल देखते हैं। सेम स्पॉट प्राइस है 1108.3 और हमने 1080 का पुट ऑप्शन खरीदा बाय पेइंग प्रीमियम ऑफ 11.95, मतलब 11.95 रुपीज़ का प्रीमियम पे करके हमने ये पुट ऑप्शन खरीदा है। तो यहाँ भी दो सिनारियोज होंगे, एक एक्सपायरी डे वाला सिनारियो होगा, मतलब एक्सपायरी तक हम ये पुट ऑप्शन होल्ड करते हैं तब क्या होगा, और एक्सपायरी के पहले मूवमेंट होती है तब क्या होगा। ये दोनों सिनेरियोज क्विकली यहाँ डिस्कस करते हैं। कॉल में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, बट पुट ऑप्शन के एग्जाम्पल में थोड़ा सा फास्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ
तो सबसे पहले एक्सपायरी वाला एग्जांपल देखते हैं कि एक्सपायरी तक हम ये पुट ऑप्शन को होल्ड करते हैं तो क्या सिचुएशन होगी। तो यहाँ अलग अलग लेवल्स का टेबल मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो क्विकली ये एक एक लेवल्स हम डिस्कस करते हैं। मान लो कि एक्सपायरी के दिन रिलायंस क्लोज होता है 1105 पे, तो उस समय क्या होगा, क्योंकि ये पुट ऑप्शन है, हम चाहते हैं कि पुट ऑप्शन जो भी हमने खरीदा है, जिस स्ट्राइक का खरीदा है, प्राइस उसके नीचे गिर जाए, तब जाके उसको कुछ वैल्यू बनेगी। बट अगर प्राइस 1080 के ऊपर क्लोज होगी, तब फिर उस पुट ऑप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए 1105 पे अगर रिलायंस क्लोज होता है तो फाइनल प्रीमियम होगा 0, और इसलिए हमारा पूरा प्रीमियम लॉस में चला जाएगा, 11.95 का हमारा लॉस हो जाएगा। सेम रिलायंस अगर एग्जैक्टली 1080 पे भी एक्सपायर हो जाता है, फिर भी इसका फाइनल प्रीमियम 0 रहेगा और हमारा पूरा प्रीमियम का यहाँ लॉस हो जाएगा। अगर और थोड़ा सा नीचे होता है, मतलब 1070 पे, तो 10 पॉइंट्स का यहाँ हमें गेन होगा, क्योंकि 1080 के नीचे 10 पॉइंट्स रिलायंस क्लोज हुआ है, तो फाइनल प्रीमियम होगा 10 रुपये, फिर भी 1.95 का यहाँ लॉस हो रहा है। एग्जैक्ट लॉस ना होने के लिए रिलायंस को क्लोज होना होगा 1068.05 पे, तब कॉस्ट टू कॉस्ट सिचुएशन बनेगी, हमारा पोजीशन न्यूट्रल में निकल जाएगा। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर इसके नीचे रिलायंस जाता है एक्सपायरी तक, 1045 पे क्लोज होता है, तब हमें कितना गेन हो रहा है, 1080 माइनस 1045, मतलब 1080 के नीचे कितने पॉइंट्स, 35 पॉइंट्स नीचे जा रहा है, 35 पॉइंट्स इसका फाइनल प्रीमियम होगा। बट हमने ऑलरेडी 11.95 पे किया है, तो नेट हमारा गेन होगा 23.05। तो इस केस में बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। और सेम फिर 1033 पे 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 1015 पे 53 पॉइंट्स का प्रॉफिट, फिर यहाँ से जितना फिर गिरेगा बहुत बढ़िया हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो सेम लर्निंग्स जो हमने कॉल ऑप्शन के एग्जांपल में लिए थे, सेम लर्निंग्स यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। बट क्विकली इसके पहले एक्सपायरी के पहले वाला सिनेरियो देखते हैं कि मान लो कि एक्सपायरी के पहले रिलायंस 1046 तक गिर जाता है और एक्सपायरी को यहाँ भी 5 दिन बाकी है, तो हमें क्या होगा, तो कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर आज का दिन, मतलब जिस समय ये डेटा रिकॉर्ड किया था 20 अक्टूबर था, तो उस दिन अगर रिलायंस इतना गिर जाता है, तो वहाँ अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस दिन का प्रॉफिट है 26,740 रुपीज़ का। बट जितना फिर रिलायंस वहां तक गिरने के लिए लेट करेगा, मतलब एक दिन लेट करेगा, तो यहाँ 25,500, लगभग 1200 रुपये का नुकसान हो रहा है। और एक दिन रुकेगा तो 24,000, देन 23,000, देन 22, देन 22। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिलायंस जितना लेट नीचे मूव होगा उतना प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा है, राइट। और अगर सेम डे मूवमेंट होती है तो हमारा प्रॉफिट बढ़िया मिल रहा है। सेम सिचुएशन देखते हैं अप साइड के एग्जांपल में, क्या होगा कि रिलायंस हमारे अगेंस्ट गया, मतलब ऊपर गया, हमारा व्यू बियरिश था, तो ऊपर गया तो हमें क्या होगा, लॉस होने वाला है। तो आज के आज ऊपर 1128 तक रिलायंस जाता है, मतलब जिस दिन ये डेटा रिकॉर्ड किया था 20 अक्टूबर को, तो हम लॉस कितना हो रहा है, 9170 का। बट फिर जितना वो लेट करेगा वहां तक जाने के लिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉस बढ़ रहा है, 10,000, 11,000, 11,950 तक जा रहा है, राइट। तो सेम लर्निंग जो हमने कॉल में लिए थे, वही लर्निंग्स यहाँ हम पुट के एग्जाम्पल में देखेंगे। फिर एक बार क्विकली डिस्कस करते हैं कि क्या वो लर्निंग्स थे। पहला लर्निंग है कि आफ्टर बाइंग पुट ऑप्शन, इफ स्टॉक मूव्स डाउन इमीडिएटली देन वी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब पुट ऑप्शन बाय करने के बाद अगर इमीडिएटली स्टॉक नीचे गिरता है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है। सेकंड, इफ स्टॉक टेक्स मोर टाइम टू मूव डाउन प्रॉफिट ड्रॉप्स इवन एट सेम लेवल, मतलब क्या कि स्टॉक नीचे गिरने के लिए अगर समय लेता है, थोड़ा सा लेट जाता है, कुछ दिनों बाद डाउनफॉल होता है, तो हमारा प्रॉफिट कम होगा सेम लेवल पे। जितना आज के आज इमीडिएटली मूवमेंट होने के बाद प्रॉफिट हो रहा है, सेम लेवल पे कुछ दिन बाद कम प्रॉफिट होगा। तो क्विकली मूवमेंट होना हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ से क्या लर्निंग लेना है, पुट ऑप्शन तब खरीदना है जब हमें लग रहा है कि इमीडिएटली क्विक मूवमेंट अब हो सकती है, बहुत अर्ली उसमें एंट्री नहीं लेनी है। थर्ड पॉइंट है, व्हेन वी अप्रोच क्लोज टू एक्सपायरी प्रॉफिट अमाउंट ड्रॉप्स शार्पली इवन एट सेम प्राइस लेवल। एक्सपायरी के हम जितना क्लोज जाते हैं उतना ये प्रॉफिट का अमाउंट ड्रॉप हो जाता है, जितना हम उसे होल्ड करते हैं। तो एक्सपायरी के अगर हम क्लोज है तो ज़्यादा समय तक ऑप्शंस को होल्ड नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट है, लॉन्गर वी होल्ड पुट बाय पोजीशन लेसर द प्रॉफिट इवन आफ्टर डाउनसाइड एंड मोर लॉस इन केस ऑफ अपसाइड। हमने ऑलरेडी एग्जांपल में देखा है कि जितना हम ज़्यादा कॉल पुट ऑप्शन बाय की पोजीशन होल्ड करेंगे उतना हमारा प्रॉफिट कम होगा, और अगर हमारे अगेंस्ट मूवमेंट होती है तो उतना हमारा लॉस बढ़ जाएगा।
तो हमारे फेवर में मूवमेंट होने के बाद भी हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है या लॉस बढ़ सकता है अगर हम ज़्यादा समय के लिए पुट ऑप्शन बाय की पोजीशन होल्ड करते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन, होल्डिंग पुट बाय पोजीशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इज नॉट फेवरेबल, सेम इसका ही है। तो ज़्यादा समय तक हमें पुट बाय की पोजीशन होल्ड नहीं करनी, कम से कम समय के लिए ट्रेड में रहना है। जब हमें लगता है कि मूवमेंट अब स्टार्ट हो सकती है, मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तब एंटर करना है, क्विकली प्रॉफिट बना के पोजीशन से बाहर निकलना है। तो एज अ बायर हम क्या करेंगे, कम से कम समय के लिए पोजीशन में रहेंगे, ट्रेड में रहेंगे। एज अ सेलर क्या करना है, आगे हम एग्जांपल में देखेंगे, क्योंकि सेलिंग का सिनारियो कुछ अलग होता है। तो अभी यहाँ हमने दोनों एग्जांपल्स देखे, कॉल ऑप्शन बाइंग के, पुट ऑप्शन बाइंग के, दोनों के लर्निंग सेम ही है, बस मूवमेंट का डायरेक्शन अलग है, बाकी दोनों के लर्निंग सेम ही है। तो एज अ बायर, तो एज ऑप्शन बायर हमें ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं और हर दिन इसे फॉलो करना है। दोस्तों अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करेंगे आप बहुत बड़े लॉस से बच जाएंगे। मैक्सिमम लोगों का लॉस यही होता है, वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या एट द मनी कॉल ऑप्शन लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं और टाइम डिके की वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बस ये लर्निंग्स आप इंप्लीमेंट करिए, टाइम डिके हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। हमने कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बाइंग का एग्जाम्पल देखा और उसके कुछ लर्निंग्स भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग क्या था कि होल्डिंग कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाइंग पोजीशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इज नॉट फेवरेबल फॉर ऑप्शन बायर। मतलब ऑप्शन बाइंग की कोई भी पोजीशन लंबे समय के लिए होल्ड करता है तो उसे नुकसान होता है। मतलब आइदर उसका प्रॉफिट कम होगा या उसका लॉस होगा, तो वो लॉस ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट आपके मन में इसके बारे में एक सवाल आया ही होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऑप्शन बायर के लिए पोजीशन होल्ड करना फेवरेबल नहीं है। तो इसका जवाब है दोस्तों, टाइम डीके ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। मतलब ऑप्शन प्रीमियम का रेगुलरली टाइम डीके होता रहता है। हर दिन ऑप्शन का प्रीमियम कम होते जाता है, रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ टाइम डीके। भले स्पॉट प्राइस सेम भी रहे तो भी ऑप्शन का प्रीमियम कम कम होते जाता है। शायद आपके लिए ये नया लर्निंग होगा कि ऐसा ऑप्शन का प्रीमियम हर दिन रिड्यूस होता है, बट ये सच बात है, ऐसा होता है। और उसी के ही वजह से ऑप्शन बायर के लिए ये लंबे समय के लिए ऑप्शन होल्ड करना फेवरेबल नहीं होता। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है 11,680 रुपीज़, और यहाँ कॉल ऑप्शन के हमने कुछ प्रीमियम्स कलेक्ट किए हैं। ये जो प्रीमियम्स की वैल्यूज़ है ये हर दिन कम होगी, भले स्पॉट प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए या सेम रहे, ये प्रीमियम में डेली रिडक्शन होता रहेगा। अब ये रिडक्शन कब तक रहेगा, कौन से वैल्यूज में कितना रिडक्शन होगा, ये सब कुछ आगे हम डिस्कस करने ही वाले हैं। बट ये रिडक्शन समझने से पहले ये रिडक्शन क्यों होता है ये हम समझते हैं, और कितना होगा वो भी समझते हैं। वो समझने के लिए हमें ऑप्शन प्राइसिंग समझना होगा। मतलब ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कौन से कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट से बनता है वो जानना होगा। ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो दो कंपोनेंट से बनता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दूसरी होती है टाइम वैल्यू। अब ये दो टर्म्स भी आपके लिए शायद नए होंगे। अब डिटेल में जानते हो कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है एंड टाइम वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू का एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इनकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन जानते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस को ही होती है एंड इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट बाय विच ऑप्शन इज इन द मनी। मतलब जो भी ऑप्शंस अभी इन द मनी है वो कितने पॉइंट से इन द मनी हो चुके हैं उसे कहते हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब होता है कि रियल मूवमेंट ऑफ स्पॉट प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक प्राइस। एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे ही, बट इतना ध्यान में रखिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस को ही होती है एंड कितने पॉइंट से वो इन द मनी हो चुका है वो मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। एंड ऑब्वियसली फिर अगर वो सिर्फ इन द मनी ऑप्शन को होती है तो एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी को कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एटीएम एंड ओटीएम विल बी कंप्लीटली जीरो। अब दूसरी जो टर्म है टाइम वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर एक्सपायरी। मतलब एक्सपायरी के लिए कितना समय बाकी है उस पे ये टाइम वैल्यू डिसाइड हो जाती है। तो जब भी कोई नई एक्सपायरी स्टार्ट होती है तो ये टाइम वैल्यू सबसे हाई होगी, और जैसे जैसे फिर एक्सपायरी के दिन कम होते जाएंगे, एक्सपायरी नज़दीक आ जाएगी,
तो वैसे वो टाइम वैल्यू कम कम होती जाएगी और उसे ही हम कहते हैं टाइम डीके ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। क्योंकि जैसे टाइम कम होते जाएगा, एक्सपायरी नज़दीक आएगी, वैसे टाइम की वैल्यू भी कम होती जाएगी। ये टाइम वैल्यू हर ऑप्शन को होती है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, सब ऑप्शंस को टाइम वैल्यू होती है। बट एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को सिर्फ टाइम वैल्यू ही होती है, क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी जीरो होती है। तो जिसका जो भी प्रीमियम होता है एट द मनी का एंड आउट ऑफ द मनी का, वो कंप्लीट टाइम वैल्यू का ही होता है। और यही रीजन है कि एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम फाइनली बचता है वो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू का बचता है, एंड टोटल प्रीमियम में टाइम वैल्यू बिल्कुल भी जीरो हो जाती है। मतलब एक्सपायरी जब होती है 3:30 बजे, मार्केट क्लोज होता है, तब पूरा का पूरा टाइम वैल्यू ऑप्शन प्रीमियम का जीरो हो जाता है, और जो भी प्रीमियम बचता है वो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से ही बचता है। तो ये आपके लिए एक नया लर्निंग होगा और शायद कुछ लोगों के लिए शॉक भी होगा, बट ये ट्रू है। यही चीज पता ना होने की वजह से बहुत सारे लोग ऑप्शंस में बड़ा पैसा गवा देते हैं और प्रीमियम को बाय करके छोड़ देते हैं, एंड एक्सपायरी पे फिर वो जीरो हो जाता है, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो जीरो होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टाइम वैल्यू एक्सपायरी पे कोई भी बचती नहीं, प्रीमियम में सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो इसका मतलब साफ है कि जो ऑप्शंस इन द मनी हो गए उनको ही कुछ वैल्यू बचेगी, जो एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी रहेगी उसकी तो सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, और वो जीरो होने वाले हैं तो उसका कोई प्रीमियम बचेगा नहीं। आगे एग्जांपल डिस्कस करते ही है। तो यहाँ जो टेबल हमने ऑलरेडी लिया था उसका ही हम कैलकुलेशन करते हैं, और हर प्रीमियम का यहाँ हम टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं उसको सिर्फ क्या होती है, टाइम वैल्यू होती है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे जो 11,850 का कॉल ऑप्शन है जिसका प्रीमियम 80 रुपीज है, तो हमें यहाँ पता है कि ये आउट ऑफ द मनी है, तो इसमें फिर इंट्रिंसिक क्या वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और इसका जो भी प्रीमियम है वो सिर्फ टाइम वैल्यू होगा। सिमिलरली बाकी जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस यहाँ है, इनका जिसका प्रीमियम यहाँ हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगी, और पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ टाइम वैल्यू के सेक्शन में आएगा। मतलब क्या कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। और जैसे हम इन द मनी साइड में जाएंगे, यहाँ हमें कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि सारे इन द मनी ऑप्शंस को कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू भी होगी और कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू भी होगी। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है वो जानते हैं। इसका भी आसान फॉर्मूला है। इंट्रिंसिक वैल्यू का डेफिनेशन क्या है कि कितने पॉइंट से वो ऑप्शन इन द मनी हुआ है। मतलब क्या कि स्पॉट प्राइस वो स्ट्राइक प्राइस से आगे कितने पॉइंट से मूव हुआ है। तो यहाँ स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू क्या है, 11,650, और स्पॉट प्राइस कितना है, 11,680.5। तो ये स्ट्राइक के ऊपर कितने पॉइंट से ऑप्शन गया है, 30.5। मतलब स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस अगर हम करेंगे कॉल के लिए, तो फिर ये दोनों को बीच का डिफरेंस यहाँ मिल जाएगा। तो इस केस में फिर 30.5 होगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, और फिर जो बचती है इसमें, क्योंकि प्रीमियम तो 184 का है, तो 184 में सिर्फ 30 पॉइंट का यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू है, और जो बाकी बचती है वो उसकी हो गई टाइम वैल्यू। तो मतलब यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 30.5 और टाइम वैल्यू आएगी 154.2। तो इसी तरीके से हम बाकी ऑप्शंस को भी इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करनी है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, मतलब कितने पॉइंट से वो ऑप्शन इन द मनी हुआ है, एंड जो भी प्रीमियम है उसमें से अगर हम ये इंट्रिंसिक वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बचेगी वो होगी उसकी टाइम वैल्यू। तो जितना हम इन द मनी साइड में जाएंगे उतना उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी और उसकी टाइम वैल्यू कम कम होती जाएगी। यहाँ आप देख सकते कि यहाँ 154.2 थी, देन 136, 114, 110, तो जितना हम अंदर अंदर जाएंगे 11,400, 11,300, 11,200, तो उतना फिर टाइम वैल्यू कम कम होती जाएगी और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जितने पॉइंट से वो इन द मनी हुआ है वो बढ़ता जाएगा और फिर उसकी टाइम वैल्यू कम कम होती जाएगी। मैक्सिमम टाइम वैल्यू दोस्तों यहाँ एट द मनी ऑप्शंस को होती है। मतलब जो स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके आसपास के जो दो स्ट्राइक होते हैं, एक नीचे की एक ऊपर की, उसको मैक्सिमम टाइम वैल्यू होती है। फिर जैसे हम ओटीएम साइड में भी जाएंगे, यहाँ आप देख सकते कि
उसकी टाइम वैल्यू कम कम होते जाती है। तो एट द मनी ऑप्शंस को सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू होती है, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि एट द नियरेस्ट जो स्ट्राइक रहते हैं स्पॉट से, वहाँ ज़्यादातर एक्शन हमें ट्रेडिंग में देखने मिलता है। सो ये इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू के कैलकुलेशन में आपको अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, रिपीटेडली ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लर्निंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम बचता है उसमें सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और पूरी की पूरी टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है। तो मान लो कि अभी यह जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 11,680, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करता है और फाइनली यही की यही मार्केट क्लोज होता है एक्सपायरी के दिन, मतलब इसी प्राइस पे एक्सपायरी होती है। तो यहाँ जो भी प्रीमियम हमें दिख रहा है इसमें सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी, और पूरी की पूरी यह जो टाइम वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। मतलब क्या कि ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को तो ऑलरेडी यह इंट्रिंसिक वैल्यू थी ही नहीं, तो जो भी यहाँ टाइम वैल्यू थी ये जीरो हो जाएगी, मतलब ये सब प्रीमियम्स जीरो हो जाएंगे। और फिर जो इन द मनी साइड में है जिसमें भी यहाँ बड़े बड़े प्रीमियम्स दिख रहे हैं, इसमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू बचेगी और ये इनकी टाइम वैल्यू भी यहाँ जीरो हो जाएगी। मतलब क्या कि एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक्सपायरी डे सिनारियो यहाँ आप देख सकते हैं कि 30 अगस्त 2018 की रियल एक्सपायरी का ये डेटा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्सपायरी हो गई थी 11,676। तो यहाँ से ऊपर मतलब ये कॉल ऑप्शन का डेटा है, तो 11,700 750 और ऊपर के सभी स्ट्राइक्स के कॉल ऑप्शन क्या हो गए, आउट ऑफ द मनी। तो इनका जो फाइनल प्रीमियम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। बट टेक्निकली वो जीरो नहीं होता, 5 पैसा मतलब एक लास्ट का जो टिक होता है वो बचता है जीरो पे, क्योंकि हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो उनका 5 पैसा इनका फाइनल प्रीमियम होगा जिसे हम जीरो मानेंगे। और इन द मनी साइड में फिर जो भी प्रीमियम यहाँ बचा है वो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू का होगा, मतलब वो स्ट्राइक के ऊपर स्पॉट प्राइस कितने पॉइंट से ऊपर ऊपर आया है उतने ही पॉइंट का ये प्रीमियम बचेगा। एक और बात, ये सब कुछ जो भी हमने डिस्कस किया ये सब कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल लेके डिस्कस किया। पुट ऑप्शन के केस में भी सेम सिनारियो होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू की डेफिनेशन पुट ऑप्शन के लिए भी सेम रहेगी, बस यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज होगा, क्योंकि वहाँ इन द मनी मतलब नीचे ऊपर के साइड हो गए, ऊपर के स्ट्राइक्स होंगे, एंड आउट ऑफ द मनी मतलब नीचे के स्ट्राइक्स होंगे। तो यहाँ फॉर्मूला में बस एक चेंज होगा कि स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी सब कुछ आप सेम तरीके से पुट ऑप्शन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा चेंज आपको ध्यान में रखना है। पुट ऑप्शन के केस में स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस करना है, अदरवाइज फिर ये इसका आंसर नेगेटिव आएगा। वैल्यू वाइज सेम रहेगा बट इसका साइन नेगेटिव आएगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए वो चेंज आप ध्यान में रखिए। सो इसमें कंक्लूजन क्या हम क्या निकालेंगे कि टाइम वैल्यू वर्क्स अगेंस्ट ऑप्शन बायर एंड वर्क्स इन फेवर ऑफ ऑप्शन सेलर। जो हमने ऑलरेडी कंक्लूजन निकाला था प्रीवियस टॉपिक में कि ऑप्शन बायर के लिए पोजीशन ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करना फेवरेबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि टाइम वैल्यू ऑप्शन बायर के अगेंस्ट काम करती है, और क्योंकि वो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट काम करती है तो किसी के तो फेवर में काम करेगी, तो वो ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करती है। तो टाइम वैल्यू की वजह से ऑप्शन सेलर को फायदा होता है बट ऑप्शन बायर को नुकसान होता है। तो इसलिए फिर ऑप्शन बायर ने ज़्यादा लंबे समय तक बाइंग पोजीशन होल्ड करना अवॉइड करना चाहिए। और एक्सपायरी के दिन जो भी प्रीमियम बचता है उसमें सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। और हमने ऑलरेडी देखा कि ऑप्शन प्रीमियम में टाइम वैल्यू का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा होता है, तो इतनी सारी टाइम वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। और इसीलिए फिर प्रोफेशनल लोग ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग नहीं करते, बट वो सही समय पे ऑप्शन बाइंग करते हैं और ज़्यादातर समय पर फिर ऑप्शन सेलिंग करना ही पसंद करते हैं। सो अभी तक हमने ऑप्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो जान लिए, बट आपके मन में ये सवाल होगा कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करके कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे एक प्रोफेशनल की तरह हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करें। तो ये करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है ऑप्शंस बाइंग, दूसरा है ऑप्शन सेलिंग, एंड तीसरा है ऑप्शन हेजिंग। ऑप्शन बाइंग जो है उसमें रिस्क अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है बट रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिलता है।
ऑप्शन बाइंग हमें हेल्प करता है ट्रेंडिंग मार्केट में। ट्रेंडिंग मार्केट में हम ऑप्शन बाइंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बट यहाँ राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमें टाइम कैच करना होता है, सही जगह पे एंट्री करनी होती है और सही जगह पे एग्जिट। तो इसमें रिस्क अमाउंट ज़्यादा है बट रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो आपके पास कम कैपिटल हो तो यहाँ आप प्ले कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कैपिटल से ऑप्शन बाइंग करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपके बैक टू बैक अगर बड़े लॉसेस आ गए तो आपका अच्छा खासा कैपिटल चला जाएगा, फिर आप आगे ट्रेड नहीं कर पाओगे। आगे हम डिटेल में जानेंगे कि ऑप्शन बाइंग में हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, एग्जैक्टली कब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। दूसरा तरीका है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में कंपैरेटिवली कम रिस्क है, बट रिवॉर्ड भी थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब हाई टू मीडियम रिस्क है और मीडियम रिवॉर्ड है कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ी सी कम रिस्क है, बट कुछ सिचुएशन में यहाँ अनलिमिटेड रिस्क हो सकती है, बट स्टॉप लॉस लगा के हम ऑप्शन सेलिंग करें तो यहाँ थोड़ी सी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। एटलीस्ट साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमा सकते हैं, और ट्रेंडिंग मार्केट में भी आपको सही ट्रेड मिला तो वहाँ भी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन सेलिंग कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा कम रिस्क है और रिवॉर्ड भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तीसरा जो टाइप है ऑप्शन हेजिंग। ऑप्शन हेजिंग एक लो रिस्क लो रिवॉर्ड मेथड है। ऑप्शन हेजिंग में हम ऑप्शंस के अलग अलग लेग्स का कॉम्बिनेशन करते हैं, और ऐसा करके हम हमारे ट्रेड की रिस्क को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे हम रिस्क को कम करेंगे, रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी कम होता है, बट यहाँ आपको विनिंग रेशो अच्छा मिल सकता है, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो बड़े कैपिटल के लिए तो ये बहुत रिकमेंडेड है ही। ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर ऑप्शन हेजिंग करते हैं, क्योंकि उनका प्राइमरी मकसद होता है उनका कैपिटल बचा के रखना, और वो ऑप्शन हेजिंग से आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग एंड इवन ऑप्शन सेलिंग में भी कंपैरेटिवली हाई रिस्क है। तो बड़े कैपिटल के लिए तो ऑप्शन हेजिंग ही रिकमेंडेड है। बट अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको फिर ऑप्शन हेजिंग में डिसेंट रिटर्न नहीं मिलेगा, फिर आपको मोटिवेशन नहीं रहेगा। बट ऑप्शन हेजिंग से डेफिनेटली आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। तो अगर आपके पास कम कैपिटल, मान लो कि 30 से 50 हज़ार का कैपिटल है, तो ऑप्शन बाइंग आप ट्राई कर सकते हैं, बट वहाँ आपको टेक्निकल एनालिसिस पे भी बहुत काम करना पड़ेगा, और ट्रेड लेते समय आपको आपको ट्रेडिंग में टाइम देना पड़ेगा, सही जगह पे एंट्री एंड एग्जिट करना पड़ेगा, तब आपको ऑप्शन बाइंग से पैसा मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका कैपिटल 1 लाख एंड उसके ऊपर है तो ऑप्शन हेजिंग आपके लिए बेस्ट हो सकता है। रिवॉर्ड थोड़ा सा कम हो सकता है, बट वहाँ रिस्क भी कंट्रोल होगी, आपका कैपिटल बच के रहेगा, और स्लोली स्लोली आप आपके कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो आपको कौन सा तरीका चुनना है आप चूज करें। कोर्स के एडवांस पार्ट में हम तीनों मेथड्स डिस्कस करेंगे, तीनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, और तीनों टाइप के ट्रेडिंग में हमें कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है वो भी देखेंगे। तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा तरीका चुनना है, बट सभी मेथड्स में आपको ट्रेडिंग में काम तो करना ही होगा, एक सेल्फ एनालिसिस करना होगा, तब जाके आपका पैसा बनेगा। भले आप कौन सा भी मेथड सिलेक्ट करें, प्रॉपर लर्निंग के बाद ही उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि विदाउट लर्निंग कोई भी तरीके से ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। लर्निंग के बाद आपकी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है।